वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। मेरा नाम आशीष कुमार है और हम लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स क्लास 8 टू 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको प्रोवाइड कराने की सोची है। तो वी आर गिविंग यू फ्री लेक्चर्स ऑफ क्लास 8 टू 12। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर ऑफ क्लास 8 विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोगों को क्रॉप्स के बारे में जानना है, क्रॉप्स कैसे हमें उगानी चाहिए, क्या उसका मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से क्या करना चाहिए कि हमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए इंडिया जैसे एक लार्ज कंट्री में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखते हैं, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग दी समर वेकेशन। पहेली एंड बूजो भाई बहन है जो कि अपने चाचा के घर घूमने जाते हैं समर वेकेशन में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, जो उनके चाचा जी हैं वो एक किसान है। ठीक है, वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा। उन्होंने उनके घर में एक चीज़ देखी कि उनके जो टूल्स हैं जो अपने काम में यूज़ करते हैं, जैसे उनका नाम है खुरपी, सिक्कल, शॉवल, प्लो। खुरपी जिसे गड्ढा करते हैं, सिक्कल घास काटने का काम आता है, जो देखा होगा आपने, कड़ासा भी कहते हैं उसे। शॉवल बेलचा होता है जिसे रेता वगैरह बजरी वगैरह से उठाते हैं, देखा होगा शायद आपने, अगर नहीं देखा तो मैं भी फ़ोटो से बता दूँ क्या है। प्लो हल को कहते हैं, प्लो जैसे हल होता है ना उसको कहा जाता है। तो वो फ़ोटो से दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। तो देखिए जो ये राइट में दिख रहा है ना ब्लैक सा, इसको बोलते हैं शॉवल। सिक्कल ये जो चाकू सा टर्न मुड़ा हुआ सा है इसको बोलते हैं सिक्कल, और ये जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं प्लो। खुरपी जैसा तो नहीं है बट ऐसी ही होती है खुरपी थोड़ी बहुत, जिसे हम गड्ढा करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फिगर देख के थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो कि सिक्कल क्या है, शॉवल क्या है, प्लो क्या है और आपका खुरपी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे आगे। मेरे ख्याल से ये टूल्स आप लोगों ने देखे होंगे और हर एक टूल का क्या काम है ये भी आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो अभी आप बता दूंगा क्या है। फिलहाल हम चैप्टर्स को पे फोकस करते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जैसा कि आप लोग जानते हो जो भी हो, पेड़ पौधे जानवर कुछ भी हो, उनको क्या चाहिए, उन्हें जीने के लिए खाने की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देमसेल्फ, मतलब प्लांट्स क्या है, खाना अपने आप बना लेते हैं, जबकि हम ह्यूमंस जो एनिमल्स हैं वो खाना नहीं बना सकते। किचन में खाना बनाना जो होता है वो सब डिफरेंट थिंग। खाना बनाना मतलब जैसे प्लांट है, उनको किसी को मारना नहीं पड़ता, वो अपने अंदर ही खाना बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसा ह्यूमंस नहीं कर सकते, ऐसा कोई एनिमल नहीं कर सकता। एनिमल्स हो ह्यूमंस हो, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, लाइक अदर प्लांट्स, अदर एनिमल्स। तो इस चीज़ पे फोकस रखना है अपने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्रीन प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं अपना, बाय फोटोसिंथेसिस, बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अपना वो खाना बनाते हैं। आपने पढ़ा है, हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जैसा मैं बता चुका हूँ कि ह्यूमन और एनिमल्स हमारा क्या करते हैं, खाना अपने आप नहीं बना सकते, वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स दूसरों को मार के खाते हैं। जैसे शेर है तो वो हिरन को मारेगा, बकरी को मारेगा, रैबिट को मारेगा। इंसान भी वही करते हैं। इंसान क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं या फिर चिकन, फिश, मटन खाते हैं ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम कोई भी काम करने के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. जैसा कि एनर्जी के साथ साथ हमारा जो फूड है हमारे किस किस काम आता है, डाइजेशन के, रेस्पिरेशन के एंड एक्सक्रीशन के। डाइजेशन, फूड को जो फूड खाया आपने उसको डाइजेस्ट होना, मतलब वो बॉडी में जाके आपका डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज मतलब कि वो अपने चीज़ों में, मतलब जो भी हमने उसमें खाया है, मतलब जो भी फूड में प्रेजेंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो भी हैं, वो वहाँ जाके बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। रेस्पिरेशन आपका यही होता है कि जो भी चीज़ें हमने ब्रेक डाउन हुई हैं फूड में, वो ब्लड में जाके मिल जाए और उसे हमें
पर्टिकुलर एनर्जी मिले, पर्टिकुलर मसल ग्रोथ मिले। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी आपने खाया उसका कुछ अमाउंट जो भी वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर आता है, तो उन सब चीज़ों के लिए एनर्जी लगती है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। जैसा कि आप चाहते ही हो, जैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हम खाना खाना कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से ही मिलता है, हमें एनिमल से ही मिलता है, ठीक है। हाँ, तो सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। देखो, अब फूड सबको चाहिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमंस हो। अब जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन हमारे जो अर्थ बोले, इंडिया बोले, तो कितनी लार्ज पॉपुलेशन है, उनको खाना किस तरह से प्रोवाइड कराया जाए, ये चैप्टर में हमें सीखना है कि प्रोडक्शन किस तरह किया जाए। हम कम से कम लेबर यूज़ करके, कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपना प्रोडक्शन करें, ठीक है। फूड हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। हमें खाना जो प्रोड्यूस करना है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अगर इतनी लार्ज पॉपुलेशन को हमें फीड करना है, उनको खाना खिलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन करना है। ये नहीं कि हमने 1 साल प्रोडक्शन कर दिया, उसके 2 साल बाद हम बैठे गए कि हमने तो प्रोडक्शन कर लिया जी, नहीं, हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना है। अच्छा, अब प्रोडक्शन हो गया है तो उसको प्रॉपरली क्या करना है, मैनेज करना है। मैनेज मतलब ये नहीं हुआ कि प्रोडक्शन कर दिया और क्रॉप लगी हुई है, उसको हमने काटा ही नहीं तो सड़ जाएगी। अगर काट दिया तो पर्टिकुलर स्टोर नहीं किया, स्टोर करके मतलब वो उसमें घुन लग गए, कुछ भी हो गया, सड़ गया गेहूँ, तो इससे भी हमें बचाना है, ठीक। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको ज़रूरत नहीं है उस पर बहुत ज़्यादा हो गया और जहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे आपका, जैसे बहुत गरीब लोग हैं उनको खाना मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BCE से, BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरिया, बहुत पुरानी बात है, काफ़ी पुराना एंशियंट सिविलाइजेशन की बात हो रही है। पीपल वर नोमैडिक। पीपल नोमैडिक का मतलब होता है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, ठीक है, जैसे आदिवासी जिसे कह सकते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो इधर उधर घूमते रहते हैं कि फूड जहाँ से मिल जाए तो वहीं अपना शेल्टर भी बना लेते हैं। तो ऐसे करते करते वो प्लेस टू प्लेस घूमते रहे। दे आर they ate raw fruits and vegetables and started hunting animals। वो क्या करते थे, वो कच्चे फल जहाँ पे भी घूमते थे वहीं कच्चे फल या कोई भी फ्रूट मिल गया उसे खा लिया, या कोई जानवर मिला उसको मार के खा लिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ऐसे ही घूमते रहेंगे तो हम तो ऐसे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी जगह नई जगह जाएंगे उतने नए खतरे रहेंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करने की सोची। तो क्रॉप प्रोडक्शन जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने राइस बोया, वीट बोया, और फिर हम लोग ऐसे करते करते धीरे धीरे करके इन लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट किया। When plants of the same kind are cultivated at one place on large scale, it is called a crop। अब यहाँ पे देखो क्रॉप का डेफिनेशन आ गया। अब एक ही जगह पे अगर हम एक ही टाइप का कोई भी फसल उगाएं, मान लो एक लार्ज फील्ड है, एक लार्ज ग्राउंड है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ राइस बो दिया, तो वो राइस जो है वो क्रॉप बन जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से आपने गन्ना बो दिया या वीट बो दिया, पैडी बो दिया, मेज़ बो दिया, कुछ भी बो दिया, वो क्या बन जाता है, वो क्रॉप बन जाती है जब किसी एक लार्ज स्केल पे आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप उगाते हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। मतलब अगर आपने वीट बोया है तो पूरे ग्राउंड में, पूरे फील्ड में वीट होगा। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप जैसा जान पढ़ भी चुके होंगे कि क्रॉप्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं। सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मतलब दालें हो गई, फ्रूट्स मतलब फल हो गए, वेजिटेबल्स सब्जियां हो गई, तो ये सब क्या है, ये हमारी क्रॉप्स हैं। अब देखो, जो हमें पढ़ना है, जो कि नई बात है, वो ये है कि जो क्रॉप्स हैं हम सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि सीरियल है, दालें हैं या फिर सब्ज़ी हैं। हम इसको सीज़न वाइज भी डिवाइड करते हैं कि जो पर्टिकुलर सीज़न में होती है, जैसे विंटर में उसको उगाया जाएगा या बारिश में उगाया जाएगा या समर्स में उगाया जाएगा, उनके बेसिस पे इनके नाम हैं।
तो दो टाइप होते हैं इनके, खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ वो क्या है, देखते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू रीजन। अब जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि सीज़न टू सीज़न हमारी क्रॉप वेरी करती है, ठीक है। अब इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे मानसून का भी बिल्कुल बाकी कंट्री से अलग है। यहाँ पे समर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं वो बहुत ही अलग टाइप की होंगी। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने देखना है किस किस तरीके से जो क्लासेस होती हैं क्रॉप की वो देखनी है। तो दो मेजर क्लास होती हैं, खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इसको भी डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो भी क्रॉप्स होंगी वो रीजन टू रीजन वेरी करेगी। अब ऐसा नहीं है कि जो सेब है वो आपका साउथ में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अखरोट है या जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों से आते हैं ना, तो वो वहीं मिलेंगे क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की हमें ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन देती है कि सिर्फ वो वहीं पे हो सकते हैं। अब राइस उगना है तो राइस को पानी वाली जगह चाहिए, तो राइस कहाँ होगा, जहाँ पे फ्लडी लाइक कंडीशन रहती है, जहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे होगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी क्रॉप होनी है वो क्लाइमेट तो वेरी कर ही रही है, सीज़न टू सीज़न तो वेरी कर रही है, बट कैसे वेरी करेगी, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब क्या है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हमारे पूरे कंट्री में अवेलेबल होंगी। पल्सेस, सीरियल, गन्ना हो गया, हमारे पैडी हो गई, मेज़ हो गया, मस्टर्ड हो गया, सब अलग अलग जगह पे हमें मिलेगा। ये नहीं कि एक ही जगह पे आप सब लोग सब चीज़ें बोलो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो वो देखते हैं हम आगे। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। सिर्फ इनके सीज़न, सोइंग सीज़न की वजह से इन क्रॉप को डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में, खारिफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। Kharif crops. The crops which are sown in the rainy season are called kharif crop. जो भी क्रॉप को रेनी सीजन, अब जो भी हमारा जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो इस टाइम पे जो भी क्रॉप बोई जाएगी वो क्या होगी, वो खारिफ क्रॉप होगी। जैसे अभी इस टाइम पे हम लोग राइस बो सकते हैं, वीट बो सकते हैं। तो इस समय क्या चाहिए हमें, हमें इस टाइम पे जो कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, वो मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको बो सकते हैं, तो वो खारिफ क्रॉप कहलाती है, ठीक है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। इसमें जून टू सेप्टेम्बर है। बस ध्यान रखना कि हमारा जो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये जुलाई में हिट करता है, यहाँ पे जुलाई के एंड से स्टार्ट होता है। तो खारिफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। पैडी धान को बोलते हैं, मेज़ आपका मेज़ मतलब भुट्टा या कॉर्न बोलते हैं, सोयाबीन आपको पता है सोयाबीन की दाल खाते हैं हम लोग, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, एंड कॉटन तो आपको पता है रुई, ठीक है। ये सब के सब क्या है, खारिफ क्रॉप। तो इसका ध्यान रखना कि खारिफ क्रॉप एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा रबी क्रॉप्स। द रबी क्रॉप शोन इन द विंटर सीजन। अब ये जो क्रॉप हैं ये कंडीशन इनकी थोड़ी ड्राई रहती है, तो इनको ज़रूरी नहीं है पानी, तो ये ड्राई कंडीशन में भी रह सकती हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल हैं वीट गेहूँ, ग्राम मतलब चना, पी मटर, मस्टर्ड मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं सरसों, सरसों होती है ये, एंड लिनसीड। लिनसीड का भी एक अलसी होती है उसको बोलते हैं, लिनसीड का एक और नाम है विच इज़ फ्लेक्सिंग। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा कि लिनसीड और मस्टर्ड का ऑयल आता है, बहुत लोगों के घरों में यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। Beside these pulses and vegetables are grown during summer in many places. इन्हीं बीच में, इन्हीं के ड्यूरेशन में हमारी जो बाकी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन्हीं के बीच में हमें इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से अब खारिफ और रबी क्रॉप्स आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिस मतलब जो भी हमें अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब पैडी तो हमारी खारिफ क्रॉप है, उसको तो रेनी सीजन में होना है। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इसको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं, क्योंकि वो कंडीशन ही नहीं मिलेगी हमें।
अगर हम कोशिश भी करेंगे तो हम नहीं उगा सकते उसे, ठीक है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, जैसे मैंने बोला कि पैडी को क्या चाहिए, धान होता है ये, इसको क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो भी हम क्रॉप को अगर क्या कर रहे हैं, उसको उगा रहे हैं, तो उसमें सेवरल एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारे हमारे काम लगते हैं। उन कामों को क्या है, उन सारी प्रैक्टिसेस को क्या कहेंगे, उसको हम को सीखना है और जानना है। You may have find out these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grown ornamental plants in your home। अब जैसा कि जैसे कोई फार्मर अपना क्रॉप उगाता है, वैसे ही गार्डनर अपने गार्डन में फूल उगाता है। जैसे घर में आपके भी कभी कोई पौधा लगा हो तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से चलते हैं ना, कि एक गमला लेते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं, उस मिट्टी में जो भी आपको लगाना है, बीज डालना है, बीज डालते हो, फिर उस बीज को प्रॉपर पानी देते हो, धूप देते हो, उसी वजह से होता है ना। तो एक नॉर्मल मेथड तो यही है। These activities और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ये जितने भी काम हैं इनको बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। वो काम जिससे कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉप उगाई जाएगी, वो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आ जाएगी। विच आर लिस्टेड बिलो। जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे नीचे लिस्ट किए गए हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जैसे मैंने बताया कि आपको गमले में कोई भी प्लांट लगाना है, तो पहले तो आप सॉइल को देखोगे ना कि उस सॉइल कैसी होनी चाहिए, जिसमें न्यूट्रिएंट हो, उसमें प्लांट ऐसा नहीं है कि किसी भी सॉइल में आप कुछ भी बो हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल ही में ही क्रॉप होती हैं या प्लांट्स उगते हैं। दूसरा होता है सोइंग। जब अगर आपने सॉइल ला दिए हो, सॉइल अपने गमले में डाल दी, तो उसके बाद आप क्या करते हो, बीज डालते हो। उसके बाद आता है एडिंग मैन्यूज एंड फर्टिलाइजर। आप उसमें क्या डालते हो, खाद डालते हो, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। उसके बाद इरिगेशन। फोर्थ स्टेप हमारा है इरिगेशन। इरिगेशन क्या मतलब होता है, उसको पानी देते हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड मतलब होता है जो भी अनवांटेड प्लांट्स या अनवांटेड स्पीशी, कुछ भी पेड़ पौधा घास जो भी उसके अंदर उग रही है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करेंगे या उसे होने नहीं देंगे, उसे उगने नहीं देंगे, क्योंकि वो अगर वो उग गया तो वो क्रॉप का जो भी न्यूट्रिएंट है वो क्रॉप को नहीं लेने देगा, वो अपने आप खा लेगा। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। अब जो भी क्रॉप को बोया गया है उसको काटना है। नेक्स्ट है और लास्ट जो होता है हमारा, वो होता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसे आप स्टोर भी करोगे। इसका मतलब है कि उसको बोरियों में, कट्टों में उसे संभाल के रखोगे ताकि वो बाकी मार्केट में जा सके। क्लियर हो गया बात। तो सारे स्टेप्स हमारे अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप था, पहला जो प्रैक्टिस थी, वो थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे रेडी करें, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब पहले ही तो क्रॉप को जब उगाना है तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉइल को लायक बनाना पड़ेगा कि उसमें क्रॉप हो सके। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब जो सॉइल क्रॉप उगाने लायक नहीं है, उसको भी क्रॉप उगाने लायक बनाया जाए, और उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी सॉइल है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, टाइट हो गई है, जिसमें अगर हम सीड को बोएं तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको लूज़ करते हैं। अब उसको तरीके क्या हैं वो हम देखते हैं। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब देखो, जो भी आपका अगर जो भी सॉइल है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी है, तो उसके अंदर जो भी बीज जाएगा वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। जब वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे गो टू डीप इनटू द सॉइल। जैसा मैंने आपको बताया, अगर जो भी सॉइल है अगर आपकी बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी तो वो कभी भी सीड को ब्रीथ करने नहीं दे, और जब वो ब्रीथ नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन से पहले सॉइल को क्या किया जाता है, बाय यूजिंग प्लो मतलब हल का यूज़ करके या ट्रैक्टर्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको जो भी सॉइल का होता है उसे लूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। नॉर्मल सी बात है, अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो बात समझ में आ जाएगी। द लूजेंड सॉइल
will help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. अब देखो एक और बात ऐड हो गई, जो लूजन सॉइल है इसमें जो अर्थवॉर्म्स हैं या जो भी नीचे स्पीशीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो आपका ह्यूमस मॉइस्चर कंटेन करके रखेगी जो भी सीड को चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा. दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. जैसा कि मैं बताया आपको कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, ये फार्मर के फ्रेंड हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में. ओके, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन. क्या ज़रूरत है सॉइल को टर्न, मतलब जो भी अपसाइड डाउन उसे खोदना पड़ता है, जो भी हम हल से करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं. यू हैव लर्न दैट in the previous classes the soil contains minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. अब देखो जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जो भी सॉइल है उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि जो भी क्रॉप है उसको वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, तो वो क्या करता है, वो प्लांट जो सॉइल है वो हेल्प करती है. अब जो भी डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिकम्पोज होते हैं बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो सारी की सारी जगह डेड बॉडीज़ रहेंगी, वो चाहे वो प्लांट्स की हों या एनिमल्स की हों, तो हर जगह पे हमें डेड बॉडीज़ मिलेंगी. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, उनमें से जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल में दोबारा मिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, दोबारा से फसल उगाने के लायक हो जाती है. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. जैसा मैंने बता दिया कि जो ऑर्गेनिज्म है ये न्यूट्रिएंट वैल्यू वापस के वापस क्या करते हैं, सॉइल में ऐड ऑन कर देते हैं बाय डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. न्यूट्रिएंट्स किसने एब्जॉर्ब कर लिए, जो भी सॉइल में डिजॉल्व हुए वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे. क्लियर. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. कहने का मतलब है कि सिर्फ एक एक पर्टिकुलर हाइट, पर्टिकुलर डेप्थ पे ही हमारा प्लांट ग्रो करेगा, क्रॉप ग्रो करेगी. ऐसा नहीं है कि 10 फीट गड्ढा खोद दिया फिर आप क्रॉप उगा रहे हो, नहीं, कभी भी क्रॉप इस तरह नहीं होगी, एक पर्टिकुलर हाइट पे ही होगी. क्लियर है. चलिए, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स. अब देखो लूजनिंग और या टर्निंग करने का मतलब ये है कि जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट नीचे हैं वो क्या आ जाए, वो टॉप पे आ जाए. तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि न्यूट्रिएंट जो भी नीचे रह गए हैं उसे हम क्या करें, हल चला के प्लो करके वापस से ऊपर ले आएँ. दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. तो मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी कि टर्निंग एंड लूजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. मतलब ये जो प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, जो सॉइल को हम क्या कर रहे हैं, खोद के या जो भी करके हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को टिलिंग या प्लोइंग बोला जाता है. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो मतलब हल, या फिर हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं बड़े बड़े, उनमें हम पीछे लगाते हैं ना जिससे हम खेत को जोतते हैं, तो उसको ही हम बोलते हैं प्लोइंग. दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. अब ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं आपके पुराने तरीके के प्लो, पुराने तरीके के जो हल होते थे, जो लेफ़्ट में देख रहे हो, ये जो भैंस के ऊपर लगा हुआ है और राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा एक, इसी को बोला जाता है प्लो. क्लियर हुई बात. तो ये जो होता है ये वुडन का बना हुआ होता है और राइट में जो एक टर्न हुआ है वो आयरन का होता है. इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. अगर सॉइल ड्राई है तो हल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो किसी हॉर्स का यूज़ करो, किसी बैल का यूज़ करो या किसी चीज़ का भी यूज़ करो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. ट्रैक्टर्स तो मैकेनिकल होता है तो इतना उनको नहीं पड़ता है, बट उसमें भी क्या होना चाहिए, आपको अगर उसको भी ईजीली करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें पहले आप उसको थोड़ा सा इरीगेट कर दो. इरीगेट मतलब पानी डाल दो, तो जिससे क्या होगा कि सॉइल थोड़ी ढीली हो जाएगी, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी. क्लियर है. तो द प्लो फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. अब जैसे आपने कभी कोई खेत जोतता है तो उसमें क्या होता है, जब वो खेत जोतते हैं तो बड़े बड़े क्रम्स मतलब बहुत बड़े बड़े सॉइल के डेले बन जाते हैं, जो कि
बहुत ही ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बेकार होता है, उस क्रम्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो क्रम्स में क्या होगा, बड़े बड़े डेले बन गए, अब उनके बीच में अगर न्यूट्रिएंट हैं तो वो क्रॉप को नहीं मिल पाएगा। तो उस क्रम को हमें तोड़ना पड़ेगा ताकि जो भी न्यूट्रिएंट उसमें अंदर में हैं वो कहाँ मिल सकें, वो क्रॉप्स में मिल सकें, तो क्रॉप को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल सकेगा। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन क्रम्स को तोड़ा जाए और इनके न्यूट्रिएंट जो हैं वो सॉइल में अवेल करे जाएँ। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब लेवलिंग क्या है, लेवलिंग एक तरीके से हम एक तरीके का टूल लेवलर यूज़ करते हैं, जिससे जो भी क्रम्स होते हैं वो लेवल में आ जाते हैं, जो भी वो अप एंड डाउन्स रहते हैं फील्ड में, जो भी ग्राउंड में आप क्रॉप बो रहे हो वो लेवल में आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर लेवल में नहीं होगा तो क्या होगा कि जहाँ पे गहरा रहेगा वहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाएगा और वो क्रॉप क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा पानी होने की वजह से सड़ जाएगी, और ऊपर पे कभी भी पानी मिलेगा ही नहीं। पानी से क्या हो जाएगा, वो बिना पानी के वो ड्राई होने की वजह से वो क्रॉप ख़राब हो जाएगी, तो वो क्रॉप उगेगी ही नहीं। क्लियर हुई बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग। अब ये जो टिलिंग है, जो भी गड्ढा खोद रहे हैं, सॉरी जो भी हम हल चलाएंगे उससे पहले हम क्या मैन्योर ऐड करेंगे। मैन्योर हमारा एक ऐसा जैसे खाद बोलते हैं उसको बोला जाता है, तो खाद हम डालते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, हम उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को भी दोबारा से एक्टिव कर देंगे। क्लियर? दिस हेल्प्स टू प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मैन्योर विद सॉइल। अगर हम ऐसा करेंगे कि जब भी हम प्लोइंग कर रहे हैं उसमें ही उसी टाइम पे हम अगर मैन्योर ऐड कर दें तो वो बहुत अच्छे से सॉइल की न्यूट्रिएंट वैल्यू को मेंटेन करेगा और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो बहुत पहले ही अवेलेबल हो जाएंगे और आपकी क्रॉप बहुत अच्छे से उगेगी। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। तो जब भी बीज बोना होता है, सोइंग मतलब बीज बोना है, तो बीज बोने से पहले हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। जैसा मैंने बताया कि क्लम्प को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, कि जिससे अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिलेगा और क्रॉप हमारी अच्छे से नहीं होगी। तो अगर इसको तोड़ देंगे तो हमारी यील्ड जो कि ग्रोथ है, जो भी हमें मिलने वाला है उसका जो भी अमाउंट है वो बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब ये जो टूल्स, ये जो हम काम करेंगे, जो क्रम तोड़ने का है, ये हम अलग अलग टूल्स का यूज़ करके करेंगे। द मेन टूल यूज फॉर द पर्पज़ आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। प्लो जैसा मैं बता चुका हूँ हल को बोला जाता है, हो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, और कल्टिवेटर भी दोनों को दिखाता हूँ कि क्या है। तो पहले हम लोग प्लो देखते हैं, फिर मैं आपको हो के बारे में जब बताएंगे तो मैं हो भी बताऊंगा फिगर दिखा के। फिलहाल प्लो की बात करते हैं। प्लो, तो प्लो कुछ इस तरह से दिखता है आपका। अब समझ में आई बात? तो प्लो ये है आपका। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये तो आपका देखो जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है वो है। अगर नॉर्मल बात करें तो जो राइट कॉर्नर में देख रहे होगे आप बॉटम में, ये आपका प्लो होता है। तो मेरे ख्याल से हल देखा होगा अगर तो ये आपने ज़रूर देखा होगा। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये क्या करता है, ये फर्टिलाइज़र को ऐड करेगा क्रॉप में, इसे हम लोग डालेंगे। रिमूविंग द वीड्स, जैसे जो अननेसेसरी प्लांट्स रहेंगे उनको रिमूव करना है। एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करना, सॉइल को लूज करना। दिस इज मेड अप ऑफ वुड। ये किससे बना होता है, लकड़ी से। एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे भी दिख रहा होगा कि ये किसके थ्रू खींचा जाता है, बुल्स के थ्रू खींचा जाता है, हॉर्सेस या कैमल्स के थ्रू भी खींचा जाता है। बट आप तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो ट्रैक्टर्स का यूज़ करके हम इनको, अब तो अलग ही मेथड होता है। फिलहाल ये एंशियंट पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. प्लोशेयर आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक आयरन का ये आयरन का होता है बना हुआ, दिख रहा है ना। तो इसको बोला जाता है प्लोशेयर, जो कि सॉइल के अंदर जाके सॉइल को क्या करता है, लूज करता है, सॉइल को खोदता है, गड्ढा करता है। गड्ढा मतलब एक लंबी सी एक लाइन बनाते हुए चलता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। जैसे लंबा सा एक रॉड देख रहे होगे, ये जो बुल के कंधे पे रखा जाता है, इसके साथ जो पीछे जुड़ा हुआ है बीच में, उसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। ठीक है,
There is a handle at one of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. जो बुल्स की नेक पे रखा गया है देखो, उसको बोला जाता है बीम, और ये बीम अटैच होता है आपके प्लो शाफ्ट से, और प्लो शाफ्ट अटैच होता है प्लो शेयर से। तो पूरा का पूरा आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कैसे काम कर रहा है, कि जो भी बुल, ऑक्स या जो भी कैमल वगैरह यूज़ करेंगे वो क्या करेगा, वो बीम खींचेगा, बीम से प्लो शाफ्ट खींचेगी, प्लो शाफ्ट से क्या होगा, प्लो शेयर खींचेगा, जो प्लो शेयर जो आपका सॉइल के अंदर है वो उसको खोते हुए आगे मूव करेगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। जैसे मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ कि एक रेड कलर का जो मैंने दिखाया था, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये है, देखो अब तो ये यूज़ होता है, पहले ज़माने में वो जो हल दिखा रहे हैं डायग्राम में वो यूज़ होता था। तो अब टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होने की वजह से जो हमारे इंडिजिनस मेथड थे अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ऑब्सोलीट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो कि अच्छा भी है, जो कि मैन पावर, लेबर कॉस्ट, सब चीज़ें बताता है और बहुत जल्दी काम हमारा हो भी जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउअडेज, मतलब हमारा जो पुराना जो वुडन और आयरन से बना हुआ हल होता था अब वो रिप्लेस किया जा रहा है बाय यूजिंग आयरन प्लो शेयर। तो मतलब पूरा जो आयरन से बना हुआ रहता है, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखा दिया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। अब ये हो क्या होता है, ये भी आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, जो आपके जो ड्रम्स हैं उनको तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये तो अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से जो हम अभी यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में जो यूज़ करते थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके से होता था। ये जो टॉप में देख रहे हो आप, देख रहे हो ना, ये हो लिखा हुआ, ये होता था। तो ये वुडन और आयरन का बना होता था। ये क्या करते थे, जैसे जब ये चलते थे तो ये क्या करते थे, ये वीड जो भी होता है या सॉइल को लूज़ करने के लिए, वीड को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो मेरे ख्याल से हो अब क्लियर हो गया होगा क्या है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये एक लॉन्ग रॉड होती है जो कि वुड और आयरन की बनी होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। अब एक जो ब्रॉड, एक प्लैंक टाइप का आयरन का होता है जो कि क्या करता है, इस क्रम्स को तोड़ता है। क्लियर हो गई बात? A strong, broad, and bent plate of copper or iron is attached to one of its end works like a blade. एक वर्ड ब्लेड की तरह काम करता है। It is pulled by animals, और आजकल की बात करें तो ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। पीछे देखो ट्रैक्टर के जो लगा हुआ है उसको बोला जाता है कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। जितने भी हमारे मैकेनिकल काम हो रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े ट्रक्स का या बड़े बड़े एक मशीन्स का यूज़ करके हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या बचा रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन टाइम बचा रहे हैं और लेबर कॉस्ट बचा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प कर रहा है ये काम। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आता है सोइंग। सोइंग मतलब बीज बोना। सिंपल भाषा में तो यही बोलते हैं कि सोइंग मतलब बीज बोना। अब हमने जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में देखा, सॉइल को हमने क्या किया, उसको लूज़ किया, उसको मैन्योर ऐड किया, उसमें इरिगेशन करके थोड़ा मॉइस्चर किया उसको। तो ये सब चीज़ें हमने करनी है सोइंग से पहले। क्लियर है? बिना इन सब चीज़ों के सोइंग बर्बाद हो जाएगी, बीज बोना बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी क्रॉप जो भी सॉइल है वो प्रॉपरली तैयार नहीं है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। मतलब जो भी हम अगर बीज बोएंगे वो अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अच्छी ईल्ड, और आजकल तो देखो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड्स यूज़ करते हैं। हाइब्रिड सीड्स मतलब जो कि बहुत कम न्यूट्रिएंट, बहुत ही कम चीज़ों में बहुत सफिशिएंट, मतलब कह सकते हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो हमारे जो सीड्स होने चाहिए वो शुड बी नहीं, मस्ट बी इन अ गुड कंडीशन, गुड क्वालिटी, गुड वैरायटी के होने चाहिए। Selection of seeds. One day I saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on them. एक दिन पहेली ने क्या देखा कि उसकी जो मदर है
मम्मी है जो उसकी, उन्होंने क्या किया, कुछ चने लिए और उसे एक ग्लास में, एक कंटेनर में डाल दिया और पानी डाल दिया। अब क्या हुआ, ये एक्टिविटी से उनको एक चीज़ पता लगी कि जो भी खराब ग्राम्स, मतलब जो भी खराब चने थे, वो क्या करने लगेंगे, ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। अब फ्लोट वो इसलिए करते हैं क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपका ग्राम रहता है, जो भी चना रहेगा, जो भी सीड रहेगा, वो हॉलो हो जाता है। अगर वो फ्रेश है तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट नहीं करेगा, वो डूबेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आप टेक्निक घर में भी यूज़ करते हैं, कोई ऐसा कोई स्पेशल टेक्निक या कोई स्पेशल टूल्स यूज़ नहीं हो रहे हैं। आप नॉर्मल मेथड से आप क्या कर रहे हो, सीड्स की क्वालिटी को मेजर कर रहे हो कि सीड अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, would those be lighter or heavier than those which sink? मतलब कहने का है, जो डूब गए हैं या जो तैर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं, या जो डूब गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं। Why would they be lighter? जो तैर रहे हैं वो क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि एक ही ग्राम है, एक ही चने के हैं या एक ही तरीके की सीड है, कुछ फ्लोट कर रहे हैं, कुछ डूब गए। जैसा मैंने बताया आपको, डूबेंगे वो जो कि फ्रेश होंगे और तैरेंगे वो जो हॉल हो चुके होंगे, जो कि ख़राब हो चुके होंगे। ठीक। वाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड और ऑन द लाइटर आर बिकम द लाइटर। तो जैसे मैंने बताया कि वो हॉलो होने की वजह से तैरने लगी हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ही ईजी तरीका है अच्छे और बुरे सीड्स को पहचानने का। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. सबसे ज़रूरी क्रॉप प्रोडक्शन में अगर मैं बोलूँ तो ये है कि जो भी आपके बीज है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अगर बीज ही अच्छे नहीं होंगे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, जो भी क्रॉप है वो अच्छी नहीं होगी। आप पानी अच्छा डाल दो, आप सॉइल अच्छी प्रिपेयर कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स नहीं है। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। अब ये क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर इसमें बीज डालते हैं और क्या करते हैं, इसको सॉइल के अंदर डिप करके रखते हैं और फिर इसको एक आदमी खींचता है और ये बीज जो सीड्स हैं इस तरीके से सॉइल के अंदर चले जाते हैं। अब क्या होता है, ये तो पुराना तरीका था। अब यूज़ करते हैं हम स्पेशल और एडवांस टूल, जिसमें क्या होता है, वो आपका ट्रैक्टर या जो भी मशीन है वो चलती रहती है और पैरेलली वो उसमें से सीड्स निकलते रहते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। ये देखिए, इसमें ऊपर जो आप देख रहे हो छन्नी, इसमें सीड्स हैं और ये जो ऑरेंज कलर के हैं इनमें से क्या जाते हैं, ये पैरेलली सीड्स आपके सॉइल में क्या करते हैं, ये डिप करते रहते हैं। इस तरीके से ये जो मेथड है इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बीज गिर गए और कहीं पे है ही नहीं। ये प्रॉपरली और बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड है आपका क्या करने के लिए, सोइंग के लिए। तो ट्रेडिशनल के साथ साथ ये एडवांस टूल भी हमने देख लिया। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखा चुका हूँ, जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे उसमें हम ऊपर से क्या डालते थे, सीड्स डालते थे और वो नीचे सॉइल में एंटर हो जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ऊपर देखो जो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये एक तरीके से क्या करता है, ये भी आपका स्पेशल टूल है जो कि मैंने आपको फिगर में दिखाया ना, एडवांस टूल, जो कि सीड ड्रिल क्या कर रहा है, ये आपका यूनिफॉर्मली सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. दिखा चुका हूँ मैं आपको डायग्राम रेड कलर का, जो इससे पीछे डायग्राम दिखाया था वही है आपका सीड ड्रिल। This sows the seed uniformly at equal distances and depth. जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंसेज और इक्वल डेप्थ पे ये क्या करता है, बीज को बोता है। It ensures that seed get covered by the soil after sowing. ये एक और चीज़ काम करता है, ये क्या करता है, जैसे आपने सीड बो दिए तो ये सीड्स को जो सॉइल होते हैं सॉइल से कवर कर देता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बर्ड्स क्या करेंगे, उन सीड्स को खा जाएंगे और वो क्रॉप में कभी भी बदल नहीं पाएंगे, वो कभी ग्रो नहीं करेंगे। दिस प्रोटेक्ट वीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे एडवांस टूल हैं वो काम ही उनका यही होता है कि वो टाइम बचाएं, लेबर बचाएं और उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? सोचिए,
वो इसलिए स्टोर किया जाता है, देखिए जो भी अगर सीड्स हैं, अब आंधी है, तूफ़ान है, बारिश है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, जिसकी वजह से अगर ऐसा होगा तो जो भी सीड्स हैं वो बह जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो भी फार्मर ने, जो भी किसान ने मेहनत करी थी वो बर्बाद हो जाएगी। तो उसको क्या करते हैं, उस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए हम जो सीड्स हैं उनको पहले नर्सरी में ग्रो करते हैं, एक छोटा सा पौध बनाते हैं, उस पौध को हम फिर फील्ड में लगाते हैं। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। जो भी धान के प्लांट्स होते हैं उनको पहले कहाँ, नर्सरी में उगाया जाता है, उसके बाद वो आपके फील्ड या घर पे कहाँ जहाँ पे भी उसको क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे लगाया जाता है। when they grow into seedlings they are transplanted to the field manually। उनको फिर मैनुअली जो भी पौध होती हैं उनको उठा के हम फील्ड में हाथों से लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्रूट्स प्लांट, जो देखो बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं, उनको भी हम इस तरह से नर्सरी में उगाते हैं और फिर बचा के दोबारा से प्लांटेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आजकल तो प्लांटेशन भी इसी तरीके से होता है कि छोटे छोटे पौधे होती हैं, उनको हम मतलब खरीदते हैं, कभी नर्सरी या कभी मार्केट में जाओगे तो आपको छोटे छोटे पौध मिलते हैं। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। जो भी सीड्स आप बोओगे या जो भी सीड्स बोए जाते हैं वो इस तरह से बोए जाते हैं कि ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर ओवर क्राउडिंग होगी तो सीड्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे और प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पास पास आप प्लांट्स लगा दोगे तो वो एक दूसरे की वजह से क्या होंगे, प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जैसे मैंने बताया कि वो ग्रो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल पाएगी, वाटर नहीं मिल पाएगा और वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभार क्या करते हैं, ये जो ओवर क्राउडिंग से बचाने के लिए हम कुछ प्लांट्स को रिमूव कर देते हैं ताकि जो भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो प्रॉपरली अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि आपका इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो हम इसको पार्ट 1 को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारा टॉपिक बच रहे हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इस वीडियो को पूरा प्रॉपरली देखिए, पूरा जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे मैसेज करके मेरे नंबर पे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।